आदरणीय खासदार साहेब यांच्या संकल्पनेतून आज इथं गृहमेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे आणि या गृहमेळाव्याच्या अनुषंगानं आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी सर्वप्रथम इथं जे उपस्थित होते ते प्रभू साहेब, नंतर अभिषेकजी घोसाळकर, ॲडव्होकेट उदय बावीकरजी, कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटकडून इथं उपस्थित राहिलेले आपले दहीबाते साहेब, आर्किटेक्ट मेहताजी, इथं या गृह मेळाव्यासाठी उपस्थित असलेले या विभागातील कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे पदाधिकारी, माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, मुंबई महापालिकेतर्फे इमारत प्रस्ताव विभाग या विभागामध्ये मी सध्या इथं के ईस्ट आणि के वेस्ट या विभागाची जबाबदारी माझ्यावर आहे आणि मी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणून तिथं कार्यरत आहे. या विभागातर्फे सर्वसाधारणपणे तुम्हाला मग ती इमारत रिपेअर करायची असो, वेदर यू वुड लाईक टू रिपेअर दॅट बिल्डिंग, re-erect or redevelop the building, or you would like to erect the building on an open plot, you can have a proposal for the change of user, addition or alterations. All these proposals are being dealt by this department. Up till now we have heard about that deemed conveyance and its procedures. Let me be clear, very clear on this aspect. Unless and until you have the title, clear title, you cannot approach to our department. जब तक आपके पास क्लियर टाइटल नहीं है, आप बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन नहीं कर सकते सर. The very reason is, if you see the provisions, MMC ऍक्ट जो आहे 1888 चा, त्याची जर तुम्ही बघितलं तर 337 सेक्शन बघा. You see the 337 section or 342 for the additional alterations. In both cases, it is clearly spelled out that owner shall give the notice to the commissioner. So you have to be owner, and the FSI is attached to the land, so you have to be owner of that piece of land. And for that deemed conveyance or the conveyance is the first step towards this development or the redevelopment of the societies. इसलिए आपको सुबह से जो के ईस्ट में भी जो सेशन हो गया है, अभी भी जो मेरे पहले जिन्होंने बात की आपसे, उनका एक ही था कि कहना कि आप डीम कन्वेंस लीजिए या कन्वेंस लीजिए, ताकि आपको पूरा अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आप आपके सोसाइटी का जब भी रीडेवलपमेंट करना चाहेंगे तब आपको वो नोटिस जो 337 की हो या एडिशनल अल्टरेशन करना है तो सेक्शन 342 की नोटिस देनी है, तो आपको उसका लेजिटिमेट राइट होगा, क्लियर टाइटल आपके पास होगा, सो दैट यू कैन सर्व द नोटिस एंड यू कैन सबमिट द प्रपोजल through your appointed architect or the licensed surveyor. We as a corporation have taken lot of initiatives. 2014-15 से जो हमने जो कोशिशें किए हैं और हमने जो इनिशिएटिव लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो काम किया है, मुझे खुशी होती है आपको यहाँ बताते हुए कि जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, और वो लास्ट जो रैंकिंग हो गई थी वो 2019 में हुई थी. उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा सा उसके ऊपर काम नहीं हो पाया. 2019 में हमने जो काम किया है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसके बदौलत हमारी अपनी रैंक वर्ल्ड रैंकिंग 27 है. And this journey started from almost 179. We were at 179, and from that, step by step, within very short period of 8 years or so, we are at 27 rank. And our today's capacity building is such that we can be within, say, 5 or so. Since 2015 से लेके आज तक हमारे प्रयास से मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि जो भी प्रपोजल हम अभी एक्सेप्ट करते हैं
all the proposals are being accepted online only. No physical acceptance. Whatever the proposal you would like to submit, you have to submit online only. Appoint the architect, submit the proposal online and track that proposal online through the citizen search. हम वो प्रपोजल के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा नोटिंग कर रहे हैं, आप घर में बैठ के आपके कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल ऐप आप अगर डाउन करोगे तो वो मोबाइल ऐप से भी आपको पोर्टल पे हमारे जाएंगे आप, तो आपको सिटीजन सर्च के थ्रू वो आपका सीटीएस नंबर या फाइल नंबर आपको मालूमात होगी, तो उसको एक बार आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द टुडेज स्टेटस ऑफ दैट प्रपोजल. दिस इज हाउ ट्रांसपेरेंटली वी आर वर्किंग. एमसीजीएम का बीपीएमएस बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम करके है. इवन आवर पोर्टल यू कैन गो, एमसीजीएम पोर्टल. Nothing is hidden. I mean to say is कि we are open now, 100% open. Only thing is you have to come with the clean hands. हमारा अपना प्रपोजल अगर सही होगा तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और वहाँ सिटीजन चार्टर भी है कि कौन से कितने दिनों में उसके ऊपर कार्रवाई कौन से स्टेज पे होनी चाहिए. आपको आईओडी कितने दिन में मिलेगी, आपको सीसी कितने दिन में मिलेगी, और हर एक स्टेज में क्या क्या कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी, उसका ईज ऑफ डूइंग का पूरा बुक प्रिंटेड एंड सर्कुलेटेड है, एंड इट इज ऑल्सो अपलोडेड ऑन द पोर्टल. सो जो मिसकंसेप्शन अगर आपके दिन में होगा या आपके माइंड में होगा तो उसको पहले निकालिएगा. नाउ द कारपोरेशन, स्पेशली बॉम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन, in a building plan approval system is 100% transparent, and this is the only corporation which is now online as far as this building plan approval system is concerned. Other corporations now are taking the same course of action in their areas, and they have also started working on it. बॉम्बे में आपने देखा होगा कि अलग अलग प्लानिंग अथॉरिटी, जैसा बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वैसा स्लम के लिए सारे हैं, एमआईडीसी एरियाज के लिए एमआईडीसी भी प्लानिंग अथॉरिटी है. अभी महाड़ा लेआउट और उनके जो प्लॉट्स है उसके लिए महाड़ा लेआउट प्लानिंग अथॉरिटी है. एयरपोर्ट का एरिया है जो उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जिसमें जहाँ एमएमआरडी का एरिया है वहाँ प्लानिंग अथॉरिटी एमएमआरडी है. हमारे पास हमेशा जब जो भी कंप्लेंट्स आते हैं कि नहीं सर हमारा ये प्लान का ही हो, उनको हमने काफ़ी बार कुछ केसेस में मैंने लिख के भेजा है उनको कि भाई ये केस में प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है. स्टिल दे आर कंप्लेनिंग टू अस. यहाँ नहीं तो पीएमओ पीजी में कंप्लेन करेंगे और बोलेंगे नहीं बीएमसी इज नॉट डूइंग एनीथिंग. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन विच जुरिडिक्शन यू आर देयर, विच प्लानिंग अथॉरिटी इज कंसर्न अथॉरिटी फॉर योर केस, and make an application, proper application to that planning authority. So ownership has to be there. आपने देखा होगा कि अभी जो भी सोसाइटीज अभी रीडेवलपमेंट में आ रही है वो एक तो सोसाइटी 1967 के रेगुलेशन से डेवलप हो गई है या 1991 के रेगुलेशन से डेवलप हो गई है. और 67 का अगर आप इरा देखेंगे तो वहाँ सबब में सिर्फ परमिसिबल एफएसआई 1 था. That FSI was enhanced in 1991 to the 2. Basic FSI is kept 1, but that additional FSI was given partly on making the payment. There's a premium FSI and partly for the TDR which you have to buy from the market. Now again you will think what is the TDR? क्या था कि शुरू में जो प्रावधान था रेगुलेशन में आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट में कि हमें कारपोरेशन को पूरा पैसा देके ही आपका रिजर्वेशन का लैंड लेना पड़ता था. अल्टीमेटली दिस वाज अ पब्लिक मनी एंड मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स वर गोइंग इन द एक्विजिशन. सो कारपोरेशन डिसाइडेड एंड द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव फॉर इट कि नहीं भाई ये हमें ये पैसा देके चीज नहीं लेंगे, हम इनको टीडीआर देंगे. तो जो भी प्लॉट लेते थे हम उसका जो डेवलपमेंट पोटेंशियल था वो दैट पोटेंशियल वाज डिटैच्ड from that piece of land and it was given in the form of a certificate. जैसा शेयर सर्टिफिकेट रहता है वैसा सर्टिफिकेट के हिसाब से वो टीडीआर सर्टिफिकेट हम देते थे, so that that person can sell it in the market and raise the money from it. And the corporation was getting that piece of land without spending a single pie on it. Only what we have to do is we have to process that proposal and give a TDR certificate.
और वो TDR फिर मार्केट में वो बेचते थे, और दैट TDR वाज अलाउड टू बी यूज्ड टू द नॉर्थ साइड ऑफ दैट प्लॉट फ्रॉम विच दैट TDR वाज जनरेटेड, एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन्स एंड कॉरिडोर्स, देयर वर रिस्ट्रिक्शंस. सो आपने देखा 67 से 91 में हम आ गए. 91 में भी, अभी 91 से जब 2034 में हमने स्विच ओवर हुआ, ट्रांजिशन होगा, तो उस वक्त देखा कि यहाँ FSI जो है फिर भी कमी है. जो एडवोकेट साहब और मेहता साहब और बाकी जो प्रभु साहब थे, उनका कहना था कि भाई सबब में बहुत कम FSI है, सिटी में बहुत ज़्यादा FSI है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिटी में ज्यादा FSI आपको दिखता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारत दिखती है, लेकिन ऑल दीज बिल्डिंग्स आर रीडेवलप्ड अंडर रेगुलेशन 33(7). एंड इन 33(7) व्हाट इज द परमिसिबल FSI? दैट परमिसिबल FSI इज 3 on a gross plot area, or the FSI, the built up area required for the rehabilitation of the tenants and the 50% incentive thereon. और आपने देखा होगा कि जो C वार्ड हो या B वार्ड हो या बाकी भी वार्ड में, नॉर्थ में वगैरह छोटी बिल्डिंग है, बट C वार्ड या ये एरिया है D वार्ड में, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे प्लॉट के ऊपर 5-5 मंजिला इमारतें बनी है, और उसमें भी कोई बिल्डिंग में 40 टेनेंट है, कोई बिल्डिंग में 50 टेनेंट है, और उनका एरिया जो एग्जिस्टिंग एरिया है दैट इज हार्डली 180 स्क्वायर फीट, कहीं कहीं 100 स्क्वायर फीट की भी रूम्स है, एंड कॉमन टॉयलेट ब्लॉक्स वगैरह है. तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये लोगों को जो एरिया है 180 या 100 नहीं देंगे, हम इनको मिनिमम एरिया देंगे. तो मिनिमम एरिया वाज रिजॉल्व टू बी 300 स्क्वायर फीट नाउ. तो ये आपका जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसको इनहांस करने के लिए फिर वो वहां से 300 देने के लिए, और 300 के ऊपर और उसका इंसेंटिव, एंड दैट यू हैव टू कंज्यूम इन सिटू. सो आपको लगता है कि वहां सिटी में बहुत ज्यादा FSI देते हैं, ऐसी बात नहीं है. इट इज एज पर द रेगुलेशंस ओनली. 91 में ये 33(7) सिटी में आया, लेकिन सबब में नहीं था, तो अभी 2034 में 33(7)(a) का प्रोविजन कर दिया हमने. और 33(7) जो है ये वो है रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स, particularly nonsense buildings occupied by the tenants, and those are declared as unsafe and dilapidated. अभी आप कहेंगे कि dilapidated building means what? There are buildings existing in suburb, and most of the buildings are having the age more than 30 years now. So now then, considering the safety of the occupants, the Cooperative Society Act as well as MMC Act was amended, and the provision was made in that all the buildings having the age more than 30 years has to be structurally audited. तो आपने देखा होगा कि कंसर्न डेजिग्नेटेड ऑफिसर से आपको नोटिस आती है कि ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट कर लो, और स्ट्रक्चरल ऑडिटर का भी हमने पूरा लिस्ट आउट किया है. BMC हैज list of the structural auditors, structural engineers, registered structural engineers, and you have to pick up any of the structural engineers from that list and get your buildings audited, structurally audited, and within that specified time period you have to submit the structural audit report to the concerned designated officer's office. बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रक्चरल ऑडिटर आपकी बिल्डिंग C1 कैटेगरी डिक्लेयर करता है. C1 means that building has to be vacated and pulled down because it is extremely dilapidated and is not fit for the human habitation. And then the entire story starts. दो ग्रुप ये बिल्डिंग में हो जाते हैं, आपको पता होगा. 3 लोग फिर उसको अपोज करते हैं. They again appoint another structural engineer and submit the another report, contradictory report. एक बोलता है कि नहीं, this building can be repaired. Other structural engineer says it is unsafe, it is to be pulled down. And there came some statutory mechanism as per the directions of the High Court. We have TAC committee, technical advisory committee on that issue, and the matter is then put before the TAC committee. And TAC committee hears that case. और TAC committee जब वो बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करके वो पूरा दोनों स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का कहना सुन लेते हैं, then the TAC committee takes the decision, and the decision of the TAC committee is binding on both the parties. You can only challenge that decision in High Court,
And in many of the cases, recently only last week, even High Court order, our decision was challenged. As far as this area is concerned, I am one of the member of that committee. And I must inform you all that we feel proud that even High Court upheld our decision. And categorically in para 4 of that order, I will share that order to you. High Court has stated there is no room. Even we stretch our imagination beyond. There is no scope that the TAC committee has done any error arriving at the solution. On विजुअल इंस्पेक्शन जब हम जाते हैं इंस्पेक्शन हमें अगर लगता है कि इसमें कोई डाउटफुल है तो देन वी नॉर्मली रिकमेंड फॉर द थर्ड पार्टी ऑडिट एंड थर्ड पार्टी ऑडिट इज बीइंग recommended to be carried out from the registered institutes, mainly VJTI, SPC or IIT Bombay. And once the third party audit report comes and if it goes in the C1 category, in normal course, the TAC committee accepts decision of the third party auditor because then the decision will be 2 and 1. And there is hardly error on the part of the TAC committee and the building is being declared as a dilapidated. Dilapidated building एक बार declare होती तो आपके लिए क्या फायदे हैं? DC regulations, what are the inbuilt provision in that? That regulation 33(7)(a) is there. नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि आपको प्रीमियम एफएसआई पूरा बाय करना पड़ता है, टीडीआर भी पूरा बाय करना पड़ता है. प्रीमियम एफएसआई यू हैव टू पे द प्रीमियम विथ आर ऑफिस. Executive engineer building is authorized to give that FSI. 50% of premium comes to the corporation, 50% goes to the state government in that ratio, whatever it is being spelled out in that regulation at that specified rate. TDR you have to buy from the market. But if you go for the 33(7) after declaring that building, once that building is declared dilapidated, the concerned ward also certifies the list of the occupiers. वो इमारत में कौन कौन रहता है, कौन से माले पे, कौन से रूम में कौन ऑक्युपायर है, कौन टेनेंट है और उसका यूज क्या है एंड एरिया ऑक्युपाइड, उसका सर्टिफिकेशन पूरा होता है और उसके हिसाब से फिर देन व्हेन द प्रपोजल इज बीइंग सबमिटेड एंटाइटलमेंट ऑफ दैट एरिया. सुबह जो सेक्शन चल रहा था इसमें अपना सेशन चल रहा था केस में तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा एरिया कम दिखा है. I don't think there is any scope to manipulate these areas because the regulations clearly specifies what is the additional incentive to be given. और इसमें ऐसा है कि आप dilapidated डिक्लेयर करते हो तो आपको 50% तो उसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा. इंसेंटिव नॉर्मली सेल कंपोनेंट रहता है जबकि डेवलपर आपका वो डेवलप करने के लिए जो खर्चा करता है या आपको रेंट देता है दैट विल बी टेकन केयर बाय दैट इंसेंटिव. तो जो नॉर्मल कोर्स में आप डेवलपमेंट में जाओगे आपको टीडीआर या प्रीमियम में पैसा लेना पड़ता है, उसके अगेंस्ट वो जो टीडीआर है उसके अगेंस्ट वो इंसेंटिव एडजस्ट होता है तो उतना पैसा बचता है उसका. सो योर स्कीम गेट्स वायबल. एट द सेम टाइम आपका जो ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट है और उसके प्रीमियम से उसमें भी कंसेशन है वो केसेस में. और आपको जो मिलता है पैसा उसमें 5% जो है ना सिंगल प्लॉट है तो 5% का एडिशनल एफएसआई है, आपको कारपेट एरिया है और उसके ऊपर 35% फंजिबल एफएसआई है. एंड दैट फंजिबल एफएसआई जो आपको देना है टेनेंट्स को उसके ऊपर प्रीमियम हम चार्ज नहीं करते हैं. इट इज फ्री ऑफ प्रीमियम. एंड द रेगुलेशन क्लियरली सेज कि वो 35% जो है विदाउट चार्जिंग प्रीमियम जो लिया है दैट इज टू बी गिवन टू द रिस्पेक्टिव टेनेंट ओनली. एक का दूसरे को भी नहीं दे सकते, उसको सेल में भी लेके नहीं जा सकते. और इनवेरिएबली इन ईच केस इन ईच प्रपोजल वी आर टेकिंग द टैबुलेशन फ्रॉम द डेवलपर एज वेल एज आर्किटेक्ट ऑन दैट रिकॉर्ड digitally signed and it is being uploaded in that respective file. What is the area entitlement, which flat you are proposing to be allotted and what is its area. That entire tabulation is there and then that proposal is being scrutinized and submitted for the higher authority for the approval. अब अप्रूवल की स्टेजेस देखेंगे तो प्रपोजल कम्स टू द सब इंजीनियर, देन इट गोज टू द असिस्टेंट इंजीनियर, देन इट कम्स टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी चीफ,
EEP to the chief engineer, then EEP to the municipal commissioner and the commissioner. You can see how many officers are scrutinizing your proposal. So we are sure that there are hardly any chances on account of the building proposal department in approving the plans. So every proposal is being, and see that scrutiny also is through the computer. FSI जो scrutiny होती है आपकी, तो it is online now, everything system. So FSI check होता है उसका, tabulation हम लोग check करते हैं, plans check होते हैं, and then the approvals are given. 33(7)A में नहीं है तो आपको दूसरा भी रेगुलेशन है 33(7)B, उसमें भी आपको एडिशनल एरिया है. अगर डिलैपिडेटेड बिल्डिंग नहीं है 30 साल के ऊपर उसका एज है तो देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द रीडेवलपमेंट अंडर दिस रेगुलेशन एंड देयर ऑल्सो यू कैन गेट द सम काइंड ऑफ द इंसेंटिव. जो आपका एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया है उसका 15% या जितने आपके मेंबर्स है उसमें उस हर मेंबर के पीछे 10 स्क्वायर मीटर विच एवर इज मोर दैट इज बीइंग अलाउड विदाउट एनी प्रीमियम और adjusted against your TDR. So you need not to buy that quantum of the FSI from the market or by paying the premium. These provisions are primarily made to see that your redevelopment schemes will be viable. आप अगर ये सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात कर रहे थे सर, उसमें व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? हार्डली 10% आपको FSI फ्री हम देते हैं या 15% बिल्टअप एरिया का. मुझे लगता है कि उसमें उसकी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल जाती है. मिनिमम एरिया का पकड़ो, उसको 10 स्क्वायर मीटर आप ज्यादा दे रहे हो तो 107 स्क्वायर फीट कारपेट प्लस 35% होगा कितना आपका? 130-140 स्क्वायर फीट. आप ही खुद गिनिए यहाँ का रेट जो है कारपेट एरिया का, उसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना अमाउंट आता है. उसमें वो फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल जाता है. इट इज एज दैट सिंपल. पर हम ये करना नहीं चाहते. हमें शॉर्ट रूट्स चाहिए, इजी चाहिए. कौन करेगा ये सब? अनलेस यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंग्स विल नॉट मूव प्रॉपरली. मेरे पास जितने ही प्रपोजल आते हैं, इनिशियली सोसाइटीज आर द एप्लीकेंट and invariably in each and every case there is a change of developer. सोसाइटी का अप्रूवल होता है, सोसाइटी के बाद डेवलपर कम्स इनटू पिक्चर. ही कम्स विद द डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड पावर ऑफ अटर्नी एंड चेंज ऑफ डेवलपर होके वो अपना आर्किटेक्ट रखता है और पूरा प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट होता है. अगर हमारा इनिशियल ऑक्युपाइड एरिया है उसमें अगर हमें ज्यादा भी 10 या 15% अगर खुद को भी लेना है तो उसको हम क्या कॉस्ट देते हैं मार्केट में आज? अगर वो कॉस्ट अगर हम इसमें इंडक्ट करेंगे और सब लोग एक साथ में आके अगर रीडेवलप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट करने के लिए. एंड देयर आर क्लियर कट इनेबलिंग प्रोविजंस व्हिच विल हेल्प यू टू टैकल दैट सिचुएशन. और अदरवाइज ये तो प्रोविजन थी ही नहीं. आप 91 का रेगुलेशन देखेंगे इसमें प्रोविजन थी नहीं. आपको हर चीज आपको खरीदनी पड़ती थी. प्रीमियम FSI लो, आपको पैसा पहले भरना पड़ता था, या TDR जाओ मार्केट में पैसा देना पड़ता था. इट इज नॉट द केस दैट यू हैव टू स्टार्ट पे एंटायर प्रीमियम एट वन गो. 1 FSI तो आपका बेसिक राइट है. आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे अप्रूवल होते हैं, कौन कौन से स्टेज पे होते हैं. तो थोड़ा टाइम लगेगा. द ऑर्गेनाइजर्स परमिट में नॉर्मल केस में इनिशियली तो प्लान्स अप्रूवल होता है ना, वो 1 FSI का होता है. उसमें कोई प्रीमियम आपको, और वो भी स्टेयरकेस लिफ्ट लॉबी का एरिया भी काउंट करते हैं वो, तो उसका प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है आपको. मिनिमम ओपन स्पेस का प्रीमियम आता है. उतना काम होने के बाद देन दे रिलीज द स्टेयरकेस लिफ्ट लॉबी एरिया और 1-2 माला ऊपर जाते, देन दे बाय द प्रीमियम FSI, देन TDR. दिस इज हाउ the CC is granted in stages. You are saying sir कि stages में होता है. जैसा CC stages में होता है वैसा OC भी stages में होता है. उसमें कोई नई बात नहीं है. Earlier we used to give OC first, then BCC. See, fortunately I have worked as a sub engineer, assistant engineer, now executive engineer in the same department. So आपने जो कहा वो सब स्टेज से मैं गया हूँ. मतलब 91 में मैंने अप्रूवल दिए है. ट्रांजिशनल 91 to 2034 जो ट्रांजिशनल फेज था वो भी मैंने टैकल किया है. नाउ 2034 में भी मैं अप्रूवल दे रहा हूं.
तो ये फॉर बेटर डेवलपमेंट एंड प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सब चीजें जरूरी है, क्योंकि मनी फ्लो जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ओवर द नाइट नहीं आता है। तो जैसा उनके पास पैसा आता है वैसे एप्लीकेशन आते हैं और स्टेज में ये स्टेज करके वो इमारत वो पूरी करते हैं। एंड फाइनली द केस कम्स टू द ऑक्यूपेशन परमिशन। इनिशियली टेनेंट का ऑक्यूपेशन वो ले लेते हैं। नॉर्मल कोर्स में अगर आप देखेंगे तो टेनेंट्स के जो ये रहता है टेनामेंट्स, दे आर एट लोअर लेवल एंड सेल आर एट द अपर लेवल। So initially part OC they take it for the rehab component, या rehab की separate building बना देते हैं और सेल किसी अलग, तो बड़ा प्लॉट है तो सेल की अलग बिल्डिंग बना देते हैं, अलग विंग बना देते हैं। तो if you see the development stages, they first complete the tenant wing and then sale wing, because for the tenant part there are minimum premiums, so they tend to first complete the टेनेंट पोर्शन एंड देन दे गो फॉर द सेल। ओसी का तो है, तो आपको जो शुरू में जो हमने आईओडी दिया या अमेंडमेंट दिया उसमें सब आपकी कंडीशंस क्लियर है। टेन्यूअर भी आपके पास 2 साल का, जो भी कोई भी बिल्डिंग मुझे नहीं लगता कि 2 साल से पहले कंप्लीट होती है। 2 साल के पीरियड में आपको हर एक स्टेज में आप एक एक कंडीशंस कंप्लाई करते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है कि ऑक्यूपेशन परमिशन वो ले सके। There is ample FSI, I tell you. The problem is with the civil aviation now. आपका एरिया का जो अभी जू में भी रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं और विले पार्ले में तो काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सिविल एविएशन रिस्ट्रिक्शन के कारण FSI आपका कंज्यूम नहीं होता है। In that case, in many cases, the schemes are not getting economically viable, so FSI is not being consumed. That is the case what we have seen in the suburb. इवन आपके आर वार्ड में भी रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। अभी कोई डिफेंस के इंस्टॉलेशन है उसके बाजू में रिस्ट्रिक्शंस है, एयरपोर्ट हो आपका इसके बाजू में आपके जो वो रिस्ट्रिक्शंस है। ये सब रिस्ट्रिक्शन, सिविल एविएशन के रिस्ट्रिक्शन, सीआरजेड के रिस्ट्रिक्शन। सीआरजेड में आपको हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन बाकी का आपको एनओसी वगैरह लाना पड़ता था। द फॉर्चुनेटली रिसेंटली गवर्नमेंट हैज ईज आउट दैट सीआरजेड नोटिफिकेशन ऑल्सो। नाउ इन द सीआरजेड ऑल FAR norms applicable on the date of approval are admissible. This is a recent notification. Earlier it was only 67 regulations CRZ में, CRZ 2। CRZ आपका जो 2 है ना, आपका 500 मीटर्स तक रहता है, हाई टाइड लाइन से लेके 500 मीटर्स तक। ये जो आपका जू एरिया में 500 का, वो क्रिक के लिए, वो आपका जो 50 मीटर का है वो क्रिक के लिए। सीआरजेड का अप्रूवल दे रहा हूं मैं। सीआरजेड का आपका क्लियर GR आया है एंड वी आर गिविंग द अप्रूवल्स एज पर 2034 सब्जेक्टेड टू द NOC फ्रॉम द MCZMA प्रायर टू इशुएंस ऑफ द कमिटमेंट सर्टिफिकेट। प्रेजेंट है सर, जो भी रोड विड्थ के हिसाब से आपको होगा। देखो 30 के अंडर आप अगर रीडेवलप कर रहे हो तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको बेसिक FSI इज योर राइट, 1 FSI इज एडमिसिबल। Then if your road width is 9 meter, up to 9 meter, then in that case it is 0.5 is the premium FSI and 0.5 is the TDR. Then 12 and above के लिए आपको 0.7 TDR होगा और 0.5 तुम्हारा ये प्रीमियम FSI होगा, और 18.3 onwards के लिए आपको जो है वो अवेलेबल 1 TDR and that plus 35% fungible. Only restriction is कि you cannot take the TDR fungible of the tenant or rehab component which is claim free of FSI in the sale component, and even you cannot exchange. You have to keep that portion in abeyance if you are not giving the benefit to that respective occupant. It is very clear provisions. MCZA में पहले वो क्वांटम ऑफ जो प्रोजेक्ट का जो है ना, उसका जो एक्सटेंड प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से कि वो स्टेट अथॉरिटी देखेंगी कि या सेंटर में। अगर सेंटर में जाना है तो इट हैज टू गो थ्रू द स्टेट अथॉरिटी ओनली। 50 मीटर, दैट इज द स्टैंडिंग PIL, यू हैव टू टेक अ रिलीफ फ्रॉम दैट मैंग्रोव अथॉरिटी। DN नगर मध्ये रिडेव्हलपमेंटचा विषय आहे मोठा। 56 मीटरची हाईट होती, सिव्हिल एव्हिएशनच्या नवीन नियमामुळे घटामुळे 41 मीटर झाले। That we have gone on. हां, त्यासाठी सगळे प्रयत्न करतात, खासदार प्रयत्न करतात, प्रयत्न करतात, त्याच्यामध्ये काय शक्यता आहे का आधीच्या ज्या बिल्डिंग आहेत
See, we have put up that note कि wherever there is a CC granted, we are taking the stand that कि we have to honor that because that construction is already completed as per the then regulations. कारण त्या बिल्डिंग धोकादायक झालेल्या आहेत. बिल्डिंग धोकादायक No, no, if you come for the redevelopment, then it is as per the present norms. Then see that you have to carry out the survey. We have one case in K East. Yesterday we were at that site. ये रोड है बीच में, रोड के एग्जैक्टली अपोजिट चांदीवाला का प्रोजेक्ट चला हुआ है. उसने वो सर्वे किया, एरोडॉनिक सर्वे. They allowed him 84 meters height. And the other side, there was a building which was constructed, hardly 11 or 12 floors building, which was constructed prior to that notification कि आपका वो इसका height clearance check करो, GVK का, उससे पहले. Then it was sent for the GVK height clearance. क्योंकि बीच में आपको पता है कि नहीं पता, ये पार्ला और ये एरिया में ना कहीं काफ़ी बिल्डिंग्स में गड़बड़ी हो गई, ग्राउंड इलेवेशन वगैरह इसका काफ़ी तकलीफ हो गई. देन द केसेस वेर आई मीन रेफर्ड टू द पुलिस डिपार्टमेंट. आई माई सेल्फ हैव फाइल्ड द एफआईआर अगेंस्ट 2 आर्किटेक्ट्स, हाँ, फॉर सबमिशन ऑफ द फ्रॉडुलेंट एनओसीज. See, access width to the building and access to the plot are two different criteria. And to allow a height, no rise building is up to 32 meter, high rise is beyond 32 meter. तो वो कॉन्सेप्ट रोड पे कितने हाइट की बिल्डिंग अलाउ होगी उसका भी प्रोविजन है रेगुलेशंस में. कोई एक आधा केस में होगा, नॉर्मली होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है. क्योंकि प्राइवेट लेआउट में समझो रोड विड्थ ही नहीं आपका, लेआउट रोड विड्थ कम है. पहले लेआउट जो था इंटरनल, आपके लेआउट रोड 6 मीटर भी है. अभी लेआउट में आपको जो एफएसआई अलाउ होता है वो सैंक्शन रोड विड्थ जो है लेआउट की उसके हिसाब से होता है. मेरे पास कुछ ऐसे लेआउट है उसमें 6 मीटर का भी है, तो देयर वी आर नॉट अलाउइंग टीडीआर एज वेल एज द प्रीमियम एफएसआई. Only basic FSI can be allowed. So you have to amend the layout in that case. तो आपको जो सोसाइटी है वो लेआउट रोड के बाजू में कि इसमें से 1.5 मीटर या इसमें 1.5 मीटर निकाल के आपको लेआउट अमेंड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज योर लैंड. लेआउट रोड्स आर नॉट नॉर्मली बिलोंग्स टू द कारपोरेशन अनलेस इट इज हैंडेड ओवर टू द कारपोरेशन. आना ही है जहाँ आपको जो रेगुलर यू हैव टू फिट इनटू द रेगुलेशंस. वडिलोपार्जित बिल्डिंग आहे, पण ती आता टाइपलेटेड होत. असं आहे की त्याच्यामध्ये की तुम्हाला एकतर अप्रोच रोड नसल्यामुळे ती 2 गोष्टी आहेत. काही केसेसमध्ये तुम्ही समजा हायराइज बिल्डिंग तुमची येत असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही 9 मीटरचा जर राईट ऑफ वे जर घेऊ शकला तर ते शक्य आहे. रेग्युलेशन सेज की कॉर्पोरेशन म्हणजे कमिशनर टू गिव्ह द ऍक्सेस टू द लँडलॉक प्रॉपर्टीज, बट पूर्ण त्याचं पुढचं वाचलं तर ऍट द कॉस्ट ऑफ द ओनर. You have to bear the cost. We can act as a only facilitator. We will help you. But it is not the case that corporation can put the money into that access, private access and give the access to you. ते बघायला लागेल फिजिबिलिटी. दोन प्लॉट वर आय डोंट नो, कधी एखादा जमला तुम्ही सिटीत या, आम्ही तुमच्यासोबत येतो. ओके, आपण दैवते साहेबांचा पण संयम केला पाहिजे. आमचे प्रश्न नंतर घेऊ. तुमचे प्रश्न जे आहे, whatever you want to ask, I will finish within 5 minutes. Yes, please. नाही, तुम्हाला रिडेव्हलपमेंटला जाता येतं, पण ते बेनिफिट्स देत असताना त्याच्यात काही आमची सर्क्युलर काढलेले आहेत की त्याला फंजिबल एफएसआय फ्री कधी मिळतो आणि कधी नाही मिळत. त्याच्यामध्ये फिट करायला लागेल तुम्हाला. 3-4 क्रायटेरिया आहेत, त्याच्यापैकी एखाद्या क्रायटेरिया तुम्हाला फिट झालं तर त्यांना तुम्हाला बेनिफिट मिळते. आपण लेट मी फिनिश इट शॉर्टली, कारण नाही
पूर्वी तुम्हाला 10% बाल्कनी फंजिबल मिळायच्या. आता बाल्कनी एरियावरती आम्ही फंजिबल वगैरे देत नाही. आता बाल्कनी तुमच्या फंजिबल FSI मध्ये घ्यायला लागतात, पण 35% फंजिबल मिळतो ना तुम्हाला. बाल्कनी फक्त 10% होती पूर्वी हो. आता तुम्हाला 35% एरिया देतो आपण. आता क्वेश्चन आन्सर, कारण मला माहित आहे की बिल्डिंग प्रपोजल तुमच्याकडे खूप क्वेरी असतील. साहेब तुम्ही माझ्याकडे ऑफिसला या प्लीज. नाही, प्लॉट एरिया सर्टिफिकेशनची कॉम्पिटंट अथॉरिटी आहे ना, ती इज अ कलेक्टर्स ऑफिस. आणि त्यामुळं मी माझ्या स्तरावरनं त्याच्याबद्दल काही त्याच्यावर भाष्य करणार नाही. आणि तुम्ही कलेक्टर लँडचं म्हणताय सर? नाही, कुठले असू दे ना. लँड कुठली कलेक्टर लँड आहे ना? प्रायव्हेट अजमेरा बिल्डर त्याच्यामध्ये आपण एक काम करूया की मी तुमच्या सर्वांच्या परवानगीने विनंती करतो की पुढचं एक 3-4 तासाचं आणखीन एकदा फक्त बिल्डिंग प्रपोजलवर ठेवा. आय डोंट माइंड कमिंग. मिनिमम पॉसिबल एरिया. हां, कारण काय की वेळ आता आपल्याकडे कमी आहे आणि दहिबाते साहेबांचं पण तेवढंच महत्वाचं आहे, कारण सोसायटीचे इश्यू जास्त त्यांचे आहेत. साहेब आपल्या वॉर्डाचे इथे आहेत. झाल्यानंतर मी तुमच्यासाठी थांबतो. ओके, काय तुमचे इश्यू असतील तर आय विल वेट फॉर यू. नाही लेट सॉरी प्लीज नका. मी इथून एक तुम्हाला अभिवचन देतो की मी इथून जाणार नाही. तुमचा शेवटचा प्रश्न संपतो. We will take your all questions. Let me finish and let the Dahibate Sahab also takes over it. मी बाजूलाच राहतो, काळजी करू नका. आणि काय की याच्यामध्ये परत 33(7) तुमचं A झालं, B झालं तुमचं. त्याच्यानंतर तुमचं शेवटचं जे आहे तर सबमध्ये तुम्ही जे इम्प्लिमेंट करू शकता, यू कॅन थिंक अबाउट इट इज 33(9). तुमचं प्लॉट एरिया जर 6000 स्क्वेअर मीटर किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही 33(9) मध्ये यू कॅन गो फॉर द 33(9). अँड लेट मी बी ऑन दैट इशू कि जो सबब में जो पहला 33(9) हुआ है वो आपके KOS में अप्रूव हुआ है, एंड दैट इज डन बाय अस. कोई भी ईस्टर्न सबब में भी कोई नहीं हुआ है, आगे भी कोई नहीं हुआ है, सिर्फ KOS में अभी लास्ट वीक में ही वो 33(9) अप्रूव हुआ है, श्रीपति ग्रुप. एंड वी हैव सबमिटेड दैट डिटेल्स टू द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर द अप्रूवल एंड देन वी विल इशू द LOI. 33(9) में आपको जो मिनिमम एरिया है ना कारपेट इन रिहैब, इट इज 35 स्क्वायर मीटर. ऑलमोस्ट 75 स्क्वायर फीट का आपको ज्यादा मिलता है हर एक, और उसके ऊपर 20% इंसेंटिव. More and more benefits are in 33(9). The only condition is that your plot area has to be minimum 6,000 square meter. So more and more society has to come together and go for it. Then and then only you can get the benefits. Their planning will be better. You will get the more open spaces, and you at the same time your rehab areas will be also more. तो ये प्रोविजंस DCPR में किए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि when 2034 came in, we have tried to give the justice to the suburban peoples also, and there are inbuilt provisions to take care of the requirements of the redevelopment of the societies existing in the suburb. With this note, I would like to conclude here. मी आयोजकांचे परत एकदा आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.